पब्लिक को ये आगाह करें कि हेपेटाइटिस की समस्या काफ़ी कॉमन है और कुछ केसेस में ये गंभीर हो सकती है। इसके लिए इसका इलाज प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके और प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें जनता से हमारा आग्रह रहेगा कि अगर उनको जॉन्डिस तरह की बीमारी होती है तो उसको घरेलू इलाज ना करके डॉक्टर की सलाह जरूर लें, जिससे उचित जांच हो सके, टाइमली जांच हो सके और उचित इलाज हो सके उनका। और जो एल्डरली लोग होते हैं जिनको जॉन्डिस हो जाती है, उनको भी हम ये कहेंगे कि घरेलू नुस्खे ना करके एक बार अपनी जांच जरूर करा लें कि उनको कोई और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से कैंसर, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है। बिल्कुल नज़र आता है। देखिए इतने सालों में आप देखिए तो हेपेटाइटिस और बी और सी जो कि काफ़ी पहले ज़्यादा कॉमन थी, अब धीरे धीरे इंडिया में भी उसका जो प्रेवलेंस है, मतलब कितने लोगों में है, वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। स्लो है लेकिन कम हो रही है। तो ज़रूर उसका फ़र्क है। सरकार भी इस पर बहुत मेहनत कर रही है, बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं हम लोग उस पर। सरकार ने वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया हुआ है। हर जगह वो ब्लड जो ट्रांसफ्यूज होता है उसका सब जगह टेस्टिंग होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे पूरा इस पर ध्यान है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसका हमें पता है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है और आगे और कम होगा। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स अमूमन हेपेटाइटिस बी और सी में अधिकतर नहीं आते। सिम्टम्स तब आते हैं कि जब लिवर की बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है। तो अगर हमें ये पता करना है कि किसको है तो आपको सबका ही टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबका टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर सब लोग अपना टेस्ट करा लें, नहीं तो कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। हाई रिस्क ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप आता है जिसको कि कभी कोई भी ब्लड चढ़ा, वो एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर उसको हम टेस्ट कर लें तो हमें पता चल सकता है उनको हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन। इससे डिजीज आने में 20 ईयर्स लगेंगे। बीमारी आपको 20 ईयर्स का टाइम लेगी, इन्फेक्शन भले आ जाओगे लेकिन उसको डिजीज आने में 20 साल लगेंगे। टाइम आपके पास आज है। प्रॉब्लम है कि मुझे 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर मैं इसका टेस्ट करा लूँगा, और ये किसको है, किसी को भी हो सकता है। सो टेस्टिंग इज ऑलमोस्ट एवरी पर्सन शुड बी टेस्टेड। एक बार आप करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव है तो बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है। खैर आजकल तो बच्चों को जब न्यू बॉर्न होता है तो वो 3 वैक्सीन लग जाती है। वंस यू डोंट नो, सो अनलेस से भी हम कहते हैं किसी को दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत है, लाइक दोज आर एट हाई रिस्क। जैसे ब्लड अगर चढ़ा लिया फिर तो एक बार करा लेना चाहिए। आप यस, सो जैसे अगर इफ यू रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, यू आर एट अ हाई रिस्क। जैसे से पर्सन इन दी हेल्थ केयर सर्विस लाइक अ डॉक्टर, नर्स और पर्सन हु इज इन्वॉल्व, जिसको कि ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ वो है, जो कि ब्लड को छू रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो बहुत हाई रिस्क में रहते हैं। थर्ड आता है प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज वो एक टाइम है जहाँ पे आप बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हो मदर टू चाइल्ड। थर्ड इज एनीबडी हु हैज आईवी ड्रग अब्यूज, कोई भी इंजेक्शन यूज कर रहा है जहाँ पे नीडल शेयरिंग हो रहा है। फोर्थ इज जिनके की अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, सो दैट इज अनदर ग्रुप जो कि बहुत हाई रिस्क में रहता है। सो वहाँ पे मल्टीपल टेस्टिंग का जरूरत पड़ता है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो वन टाइम टेस्टिंग इज गुड इनफ। यू डोंट नीड मल्टीपल टाइम टेस्टिंग। शांत रहती है, पता नहीं चलता है, वो सामने आती है। तो इन सर के पास जब वो पेशेंट एडल्ट होके जाते हैं तब तक अंदर सड़न हो रही होती है, दिक्कत होती है। तो बेस्ट तरीका है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनकी तो स्क्रीनिंग होनी ही चाहिए, प्रेग्नेंट मदर्स की तो स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बाकी एक डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी हाई रिस्क होता है। परसेंटेज क्या है सर बच्चों में? नहीं, इट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट देखिए जैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, अगर हम मीडियम इंसिडेंस भी मानेंगे, जो हाई इंसिडेंस अगर चाइना या ऐसी जगह है, हम लोग मीडियम में भी आते हैं, पर टोटल नंबर जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे सर ने कहा इतने सारे करोड़ों लोगों को है, तो जब करोड़ों माताओं को होगा उनके सारे बच्चों को होगा, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो पकड़े जब जाते हैं जब एडल्ट हो जाते हैं। ये जो टेस्ट है एडल्ट के लिए, टॉन्सिल निकलवाना था तो ब्लड टेस्ट कराया सर्जरी से पहले, उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया। लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होता है लेकिन केवल पॉजिटिव आ जाता है। हाँ, तो फिर वो सवाल होता है कि अब तो कैसे इलाज किया जाए। और तो सीधा फिर वही लिवर जब खराब होता है तभी बातों पर आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये है, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीनिंग करी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सर्जरी से पहले, एंडोस्कोपी से पहले, डायलिसिस से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग पता चल जाता है। विदाउट स्क्रीनिंग तभी तो पता चलेगा जब आपको कॉम्प्लिकेशन हो गया, बहुत लेट हो गया। जबकि ये बीमारी हमें टाइम देती है 20 साल। बिल्कुल कम होगा। प्रॉब्लम हेपेटाइटिस बी के साथ है कि आज की डेट में हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो कि हेपेटाइटिस बी को
शरीर से पूरा निकाल सकते हैं। दवाइयाँ हैं जो कंट्रोल कर लेती हैं, सो आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, लेकिन क्योर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हमारे पास डेफिनेटली कुछ ऐसी दवाइयाँ आ जाएंगी जो कि इसको क्योर भी कर सकती हैं। खून इंसानी ब्लड उसी के संबंध में आने से फैलती है हेपेटाइटिस बी की। तो अभी तक मेरी जानकारी में कोई ऐसा जानवर नहीं जिसके संपर्क में आप आके हेपेटाइटिस बी आपको लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जो कि जानवरों में भी होती है, ह्यूमंस में भी यूज़ होती है, नीडल आप रीयूज़ कर रहे हो, उस तरीके का कर रहे हो, तो ह्यूमन के थ्रू आपको लग सकता है, इंसान के थ्रू लग सकता है। प्रॉब्लम है और बहुत मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है। अधिकतर लोगों में जिनमें हेपेटाइटिस होती है वो वायरस इन्फेक्शन से होती है, और बच्चों में भी और बड़ों में भी। डॉक्टर मलिक साहब हैं, रोहन मलिक साहब जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं, वो भी थोड़ा बताएंगे। तो अधिकतर केसेस में वो ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में बहुत सीरियस हो सकती है, क्रॉनिक होती है और लीवर को काफ़ी ख़राब करती है। तो मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर शालीमार से कि वो आपको उसके बारे में कुछ बताएं, और फिर आप लोगों को जो सवाल होंगे हम उसका जवाब देंगे। हेपेटाइटिस बहुत ही कॉमन है। सो अब आज जो हम स्पेसिफिकली बात करें कि हेपेटाइटिस वायरसेस की, तो हेपेटाइटिस वायरसेस का नाम जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही नाम दिया गया है, ABCDE। अब अगर हम इन 5 वायरसेस की बात करें तो इनमें से 2 वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस A और E है, वो होते हैं एक से दूसरे आदमी में फैलने का कारण ये रहता है कि गंदा पानी और गंदा खाना खाने से। ठीक है, यूजुअली अक्सर हेपेटाइटिस A वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में देखा जाता है और हेपेटाइटिस E वायरस का इन्फेक्शन बड़ों में देखा जाता है। तो अगर हमने कभी कहीं से गंदा पानी पिया और उसके बाद अगर आपको कोई लक्षण आते हैं, लक्षण अमूमन इस हेपेटाइटिस जो कि हम जॉन्डिस अगर आम मर्ज़न बात करें तो इसके सिम्टम्स आते हैं कि सबसे पहले शुरू होगा कि भूख नहीं लग रही, पेट में दर्द होना, बुखार आना, उल्टियाँ आना और उसके बाद आंखें पीली हो जाना और पेशाब पीला हो जाना, जिससे कि अमूमन लोगों को पता चलता है कि हमें हेपेटाइटिस हो गया। सो अगर ये लक्षण आते हैं तो उस समय में थोड़ा भूख वगैरह कम हो जाती है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना होता है कि ये जो बीमारी आई है ये अमूमन सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। अक्सर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में बिल्कुल आप ऑलमोस्ट नॉर्मल तक हो जाते हैं। कई मरीजों में ये थोड़ा लंबा चल जाती है और कई मरीजों में एक सीवियर फॉर्म ऑफ जिसको कि हम एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं, बट ये बहुत ही कम प्रतिशत लोगों में ये बीमारी इतने सीवियर फॉर्म में देखी जाती है। अक्सर अमूमन अपने आप ही ठीक हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है कि हमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। जो इलाज होता है वो होता है कि बुखार हो गया तो सिंपल पैरासिटामोल की दवाई ले ली, उल्टी हो गया तो उल्टी की दवाई ले ली, घर पर आराम से रेस्ट करना होता है और ध्यान ये रखना होता है कि अपने आप से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाइयाँ नहीं खानी। तो थोड़ा सा संयम रखने से अपने आप ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाती है। अब आते हैं बाकी जो दूसरे 2 हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस बी और सी। इनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हो सकता है कि या तो आपको कोई कंटामिनेटेड ब्लड हो, मतलब किसी और मरीज जिसको कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, उनका ब्लड बिना जांच किए आपको चढ़ा दिया गया, तो उससे फैल सकता है। दूसरा फैलने का इसका कारण ये है कि माँ से बच्चे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो पॉजिटिव हैं तो उनसे बच्चे में ये वायरस जा सकता है। तो इसलिए आजकल हर प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अगर टेस्ट हो जाएगा तो हमारे पास दवाई अवेलेबल है जिससे कि हम माँ से बच्चे में प्रिवेंट कर सकते हैं इस वायरस का जाना। तो ये मैसेज आपके माध्यम से जरूर जाना चाहिए कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, वैसे तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, लेकिन गांव में, कस्बों में जहाँ भी एडवाइस ना मिले वो अपने से भी डॉक्टर्स कह सकते हैं कि हमें बताया गया कि इसका टेस्ट कराना चाहिए, वो करा लें। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो उनके लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। इंजेक्शन तभी लगवाना चाहिए जब बहुत ही ज़रूरत हो, अब तभी होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई नीडल शेयर की जाती है, मतलब एक नीडल जो कि किसी एक मरीज़ में यूज़ की जाए, उसी नीडल को दोबारा किसी और मरीज़ में यूज़ कर दिया जाए, तो अगर वो मरीज़ को हेपेटाइटिस बी या सी है तो वो आपको भी फैल सकता है उस चीज़ से। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ कारण है इसके फैलने का, वो है अनसेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस। सो ये एक ऑल्सो एक कारण है जिसमें कि एक आदमी से दूसरे आदमी में जो यौन संबंध रखते हैं उसमें फैल सकता है। सो ये अगर कारण हमें पता है तो हम आराम से इन स्पेसिफिक लोगों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इसमें इलाज भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि आपको बुखार आ गया तो बुखार की गोली ले ली, उल्टी लगा उल्टी की गोली ले ली, तो इससे अपने आप यूजली 1 से 2 हफ्ते या कई बार 3 से 4 हफ्ते में
ठीक हो जाते हैं। तो आपको कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जाकर के इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ ना खाइए। प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो दवाइयाँ हम ले लेते हैं, जिसको हम ओवर द काउंटर दवाइयाँ कहते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब नहीं की गई होती है, वो दवाइयाँ कई बार और नुकसान कर जाती हैं। तो वो दवाइयाँ खाने से हमें ट्राई करना चाहिए कि वो दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। लेकिन वायरस लंबा चल सकता है, तो इसीलिए पैनिक ना करें, ये जो बात हो रही है, और डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लें। जल्दी से ये ना हो कि जल्दी से ठीक हो जाए, सिम्टम जल्दी ठीक हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। सर जैसा आपने कहा लोग पैनिक में दवाएं ज़्यादा हमारे लिवर में किसी भी चीज़ से ऐसा डैमेज हो सकता है, वो इंडिविजुअल पेशेंट पे डिपेंड करता है। एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसका डोज डिपेंडेंट होता है, जैसे कुछ टीबी की दवाइयाँ जिसको डोज डिपेंडेंट हो सकता है, कुछ लोगों में, सब में नहीं, बहुत कम में। और सेम दवाई हम 100 लोगों को देंगे तो पता लगा 5 या 7 या 8 को होगा तकलीफ, सारे को नहीं होती है। तो ये डिपेंड इंडिविजुअल पे करता है कि किस चीज़ से उनको तकलीफ हो। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट जनरल बात ये कह सकते हैं कि कोई भी इस तरह की चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो ना ले। ज़्यादा है उनको अगर जॉन्डिस या पीलिया हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों में आमतौर से माइल्ड होती है और जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन एल्डरली में कई बार जॉन्डिस का कारण हेपेटाइटिस ना होके कुछ और बीमारी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो उसमें हमारा ये आपके माध्यम से हो जाए लोगों में कि अगर एल्डरली में किसी को जॉन्डिस है जो कि हफ्ता 2 हफ्ता चल रही है, तो वो उसका इलाज और मतलब उपचार और उनका जो इलाज हो रहा है, टेस्ट होना है, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से सलाह बहुत ज़रूरी है। सर कोई आंकड़ा है? मोस्टली हमारे पास बच्चे आते हैं जो कह रहे हैं जी खाना नहीं खा रहा, वजन कम हो गया पीलिया की वजह से। आप उनसे पूछो तो एक ये प्रचलन है कि उबला हुआ खाना देना है, सिर्फ पीलिया हो गया, हल्दी नहीं देनी है, गन्ने का जूस देना है। तो इससे क्या होता है, भूख मर जाती है। उबला हुआ खाना आप अगर रोज़ रोज़ खाएं, बच्चे खाते नहीं हैं, उससे वजन का और थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है कि रोज़ उबला हुआ खाना खाना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हेपेटाइटिस ए में, एक्यूट हेपेटाइटिस में। तो हम यही कहते हैं कि आप नॉर्मल खाना दीजिए, हल्दी दे सकते हैं आप, और शुरू के 4-5 दिन में थोड़ी भूख कम होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल खाना दीजिए, सेल्फ लिमिटेड है, ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जैसे सर ने कहा कि हेपेटाइटिस बी, मैंने पहले भी बताया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में स्टेट्स और सेंटर दोनों जो है वो अनिवार्य वैक्सीनेशन है, सबको दिया जाता है। तो उद्देश्य यही है कि इसको देखिए, हेपेटाइटिस बी को ख़त्म करने का जो हमारे पास औजार है, दवाई चाहे जितनी मर्जी अच्छी आ जाए, एंड में वैक्सीनेशन से ही आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो एक बार आप 100% वैक्सीनेशन 2-3 जनरेशन में करेंगे तो हेपेटाइटिस बी बहुत कम हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। तो 3 बच्चे आए हेपेटाइटिस ए के, और 2-3 बच्चे अभी आईसीयू में भर्ती हैं हेपेटाइटिस ए के साथ। अभी ज़्यादा आ रहे हैं, अभी ज़्यादा पर एक चीज़ आपको ये देखनी, जो एम्स का डेटा है और जो बाहर है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ ज़्यादा सीवियर वाले केसेस आएंगे तो लेकिन नंबर कम होगा। अब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, मेडिकल कॉलेज में जाएँ तो नंबर ज़्यादा होगा और सीवियर इतना नहीं होगा, क्योंकि सीवियरिटी तो वेरी करती है ना।